हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमेशा आपके लिए एक हम छोटा सा टॉपिक लेकर आते हैं, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का, और उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही बताते हैं। वैसे ही एक छोटा सा चैप्टर मैंने साइंस का उठाया है, सेल, क्योंकि सेल से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आज केवल मतलब इतने पॉइंट हम आपको बताएंगे जितना एग्ज़ाम में लगभग पूछा गया है या पूछा जा सकता है। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो बिना कोई बात किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं सेल की। जब सेल की बात करते हैं तो सेल मतलब कोशिका। हमारा जो पूरा शरीर है, पूरी बॉडी हमारी है, वो सब कुछ सेल से बना है, सब कुछ सेल से बना हुआ है। ठीक है, और पर डे मतलब बहुत सारी सेल्स डेड भी होती रहती हैं, पर डे कंटिन्यू बहुत सारी सेल्स बनती भी रहती हैं। अरबों खरबों में सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, मतलब लाखों करोड़ों में इनकी गिनती है, कोई एक दो नहीं जिनको हम गिन सकें। तो पर डे ऐसा होता है कि पता चला कि 2500 सेल्स ख़त्म हो गई, मर गई, 2500 सेल्स नहीं बन गई। ठीक है, कंटिन्यू होता रहता है। कभी कहीं से किसी ने ऐसा करके, अगर आप ऐसा करके तेज़ से रगड़ भी दें तो मान चलिए यहाँ पे 10, 12, 20 सेल्स डेड हो जाती हैं, लेकिन फिर से बन जाती हैं, क्योंकि सेल डिवीज़न होता है ना, सेल डिवीज़न। अच्छा, सेल डिवीज़न का मतलब ये नहीं होता है कि सेल एक थी और वो 2 टुकड़ों में टूट गई तो उसका मतलब वो बेकार हो गई। भाई, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है, अब वो अगर टूट जाए तो टूट जाने का मतलब क्या है? वो बेकार हो गई ना। तो सेल डिवीज़न होता है, लेकिन सेल डिवीज़न का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि वो सेल जो थी वो 2 चीज़ों में टूट गई। मतलब ये सेल है आपकी, आपको लग रहा है कि जैसे ये सेल टूट गई तो टूट के भाई 2 टुकड़े इसके बन गए, ऐसे हो गई, तो ये तो इधर चला हो गया इधर, ऐसा नहीं कुछ है। सेल डिवीज़न का मतलब ये होता है कि ये सेल एक थी और ये 2 टुकड़ों में हो गई, मतलब 2 जगह हो गई। अब ये तो थी ही थी, लेकिन इसने क्या किया, फिर से अपने जैसे एक नई सेल बना दी। तो उसमें ये क्या होता है कि अगर इससे कहीं पर कोई सेल्स मर जाती है तो वहाँ पे उसकी जगह पे ये आ जाती है, मतलब उसकी जगह को ये रिकवर करता है ताकि हमारे शरीर में हमेशा सेल्स मेंटेन रहें। ठीक है, बात करते हैं सेल का जो साइंटिफिक मतलब साइंस में उसको साइटो बोला जाता है, CYTO यहाँ पे लिखा हुआ है, साइटो। सेल को बोला जाता है साइटो। ठीक है, और सेल कोशिका का अगर अध्ययन कह लीजिए तो उसको बोला जाता है साइटोलॉजी उसका अध्ययन। खोज या जनक की बात कहें तो सबसे पहले 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी। रॉबर्ट हुक ने लकड़ी के कार्क में देखा हुआ था, मतलब ऐसा करके, तो इन्होंने इसको मतलब पाया, मरी हुई सेल कह लीजिए, जीवित सेल की नहीं, मरी हुई सेल की खोज की थी, या फिर जनक उसके रॉबर्ट हुक माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जीवित कोशिका की बात कह लें कि कोशिका जो होती है वो जीवित होती है, क्योंकि कोशिका बदलती रहती, बनती रहती, और उनमें मर जाती हैं, फिर से नहीं बनती हैं, ये सब जो चीज़ें, मतलब कहने का मतलब है कि सेल जो है वो जीवित है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, पूरा नाम इनका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये बात कही थी। उसके बाद में सेल का सिद्धांत, मतलब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्वीडन और श्वान ने दिया था। इन्होंने बताया कि मतलब कोशिका हैं तो ये कंटिन्यू बनती हैं, बिगड़ती हैं, डेड होती हैं, मरती हैं, और मतलब वही चीज़ है कि अगर शरीर में कहीं पे कोई सेल्स मर जाती है तो उसकी जगह पे दूसरी सेल बनती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने सिद्धांत में बताई। ठीक है, फिर उसके बाद में देख लेते हैं कि दुनिया में और मानव में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, ये क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। देखिए, दुनिया में अगर हम बात करें, ठीक है, तो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कह लीजिए माइकोप्लाज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीलियो सेप्टिमा कहा जाता है, लेकिन वैसे माइकोप्लाज्म ऑप्शन में आता है। तो माइकोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। ठीक है, अगला है सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए, शुतुरमुर्ग का अंडा मान के चलो जितना भी बड़ा होता है, इतना बड़ा हो, लेकिन वो एक कोशिका से बना होता है। एक कोशिका का मतलब केवल ऐसे बना होगा, इसमें कोई दूसरी सेल्स नहीं मिली हुई है। अभी हम अपनी उंगली अगर दिखाएं आपको तो ये बहुत सेल से बनी, बहुत ज़्यादा सेल से बनी है, लेकिन इसमें कहीं एक सेल अगर हम देखें तो वो एक सेल अलग होती है। ऐसे जब अंडा को हम कोई देखेंगे, किसी भी अंडा, कोई छोटी सी चिड़िया का भी अगर अंडा आप देखिए तो वो बिल्कुल गोल होता है, मतलब वो एक कोशिकीय होता है, वो एक कोशिका से भी बना होता है। लेकिन जैसे ही उसमें से बच्चा निकल आता है तो वो क्या होता है, फिर वो बहुत सारी सेल से बना हुआ दिखता है, क्योंकि उसकी आँख होती है, नाक, पैर, हाथ, मुँह सब होता है, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है, और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। ठीक है, अभी और आगे बता रहे हैं। अब देखिए, मानव में मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, अगर लोग कहते हैं कि हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट सेल है, तो सेल देख लिया जाए तो सबसे छोटा पार्ट सेल नहीं है,
मतलब ये सबसे छोटी इकाई है। सेल जो है वो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। सेल से ही सब कुछ बना है, तो सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, ऐसे कह लीजिए। ओके, फिर क्या है, मानव में अगर देखें तो सबसे छोटा, अगर सबसे छोटी सेल पूछ ली जाए कौन है, तो शुक्राणु है, ठीक है। मनुष्य का जो मेल में होता है तो वो उसका स्पर्म सबसे छोटी कोशिका माना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका अगर माना जाए, ठीक है, सबसे छोटी सेल सबसे बड़ी अंडाणु होती है फीमेल में, उसका ओवम जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी सेल कौन सी, सबसे लंबी मतलब लंबाई, देखिए लंबाई का मतलब होता है ये चीज़ लंबी है, ये चीज़ लंबी है, ऐसे, ठीक है। लंबी और बड़ी में डिफरेंस है। बड़ी का मतलब होता है बड़ी, कौन चीज़ कितनी बड़ी है, जैसे हमने कहा ये इतना बड़ा है और ये हमने कह दिया इतना लंबा है, जैसे लंबाई अगर देखा तो इस तरीके से हम बता रहे हैं कि कौन चीज़ कितनी लंबी है, कौन चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है। तो जो वो न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन जो है वो सबसे लंबी कोशिका है, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विभाजन रहित। कहने का मतलब है कि विभाजन किसमें नहीं होता है, ऐसी कौन सी मतलब हमारे बॉडी का पार्ट है जिसमें सेल का विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो किसमें नहीं होता है, न्यूरॉन्स में नहीं होता है। जितनी भी न्यूरॉन सेल होती हैं इसमें नहीं होता है। और न्यूरॉन सेल कहाँ पाई जाती हैं, सबको पता है न्यूरॉन सेल जो है हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। ओके, ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं। तो ब्रेन में क्या होता है कि सेल डिवीज़न नहीं होता है। मतलब अगर ब्रेन में चोट लगती है तो वही चीज़ है कि अगर ब्रेन में चोट लग गई तो सेल डिवीज़न होता नहीं है, और जब सेल डिवीज़न होगा नहीं तो फिर इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए ब्रेन एक बहुत मतलब नाजुक चीज़ बोली गई है और इसको बहुत कायदे से रखना पड़ता है। और सभी लोगों से ये भी कहा जाता है कि जब भी आप लोग गाड़ी से बाहर निकलिए तो हेलमेट जरूर पहनिए, क्योंकि कहीं पर भी चोट लग जाए सेल्स डिवीज़न होता है, सेल रिकवर हो जाती है, पुनः निर्माण करके सब कुछ मेंटेन कर लेती हैं। लेकिन ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर सेल जो है पुनः निर्माण नहीं करती हैं, पुनः फिर से डिवीज़न नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ब्रेन में जो है ये जो आपकी न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं, ये जो न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं ये 90% पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पे, ब्रेन में ये 90% पाई जाती हैं। तो इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। लेकिन जो 10% होता है, क्योंकि उसमें न्यूरॉन गीलियल सेल पाई जाती हैं, ब्रेन में जो है न्यूरॉन गीलियल सेल पाई जाती हैं। जब न्यूरॉन गीलियल सेल पाई जाती हैं तो इनमें क्या होता है, सेल डिवीज़न 10% होता है। और यही 10% सेल डिवीज़न, कोशिका का विभाजन इतना तेज़ी से होता है, मतलब काफ़ी तेज़ी से होना है, बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर बन जाता है, ठीक। पहली बात 90% होता नहीं है, 10% जो होता है वो इतनी तेज़ी से होता है कि क्या बन जाता है, ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता है, इंसान की डेथ ही हो जाती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होता है, ब्रेन। अगर पूछा जाए सबसे तेज़ सेल डिवीज़न कहाँ होता है, सबसे तेज़ी से, ठीक है, तो सबसे तेज़ी से होता है लीवर में, सबसे तेज़ी से होता है लीवर में। कहने का मतलब ये है कि अगर लीवर में हमारे चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो इतनी तेज़ी से खुद रिकवर कर लेगा कि अगर आप दवा इतनी जल्दी चोट पे ना लगाओ, ना भी करो, तभी पुनः सेल निर्माण होता रहेगा, पुनः बन के उसको पूरा रिकवर कर देंगे, ठीक है। कोई भी चोट लग जाए आराम से वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे तेज़ सेल डिवीज़न पूछ लिया जाए तो लीवर में होता है, और विभाजन रहित कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। देखिए जैसे कि एक हम ईंट को लेते हैं, सबसे पहले एक ईंट लेते हैं, ठीक है, ईंटा लिया, और ईंटा को लेने के बाद में हमने उसकी दीवार धीरे धीरे करके बना ली, ठीक है। धीरे धीरे जब पूरी दीवार बनी तो दीवार बनते बनते पूरा हम कमरा बनाते हैं, ठीक। और कमरा जब बनते हैं, कमरा, रूम, किचन, बाथरूम, बरामदा सब बन जाता है, तो वो पूरा मेंटेन बन के क्या हो जाता है, घर, ठीक है। सेम उसी प्रकार हमारी बॉडी का है। सबसे पहले कोशिका होती है जो कि बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी कोशिका को हम देख नहीं सकते हैं, पता चल रहा है कि देख लो सब कोशिका रही हैं, लेकिन एक कोशिका अगर हम कह लें इसको निकाल के भी हम देख लें, अलग कर लें, तो नहीं, थोड़ा सा भी अगर आप अपनी उंगली में भी ऐसे खरोच दोगे तो कम से कम 100-200 कोशिका निकल जाती हैं, या 100-200 कोशिका डेड हो जाती हैं। क्योंकि अगर सुई भी उठा लो और हाथ से धीरे धीरे खरोचो तो कम से कम 10-20-50-100 कोशिका गई, एक कोशिका नहीं जाती है, इतनी छोटी होती है, ठीक है। जब कोशिका आपस में ज्वाइंट होती हैं तब बनता है ऊतक, ठीक है, ऊतक बनते हैं। और जब धीरे धीरे ऊतक आपस में ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि एक, ये 2, 3, 4, 5 सब कुछ ज्वाइंट हुए थे, तो ये क्या पूरा बन गया, एक अंग बन गया। और जब ये सारे अंग मैच करके बनते हैं तो पूरी हमारा क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। ऐसा करके आप देख लीजिए, इस तरीके से आप अगर समझ लेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा कि पहले कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंगतंत्र, उसके बाद में शरीर, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं।
देखिए, तो अभी तक जितना हमने बताया था उसके आगे की बात करते हैं। देखिए, कोशिका के बारे में हमने बता दिया। आपको लग रहा है कि कोशिका बस जरा सी इतनी बित्ती सी है और काम खत्म। नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कोशिका केवल होती है, लेकिन कोशिकांग बहुत होते हैं। बात करते हैं किस पे? कोशिकांग पे। ये तो कोशिका हो गई थी, लेकिन कोशिकांग पे अब हम बात करेंगे। मतलब कोशिका में कौन कौन से उसके अंग होते हैं, ठीक है। तो कोशिका में बहुत से अंग होते हैं। कोशिका इतनी पिट्ठी भर के होती है, जहाँ से होती है मतलब दिखती ही नहीं है। अगर आप सुई निकाल के निकालो एक कोशिका, तो एक नहीं 100 निकलेंगी। सोचो, इतनी बड़ी कोशिका होती है। और उस कोशिका के अंदर अरे कम से कम 10-12 चीज़ें होती हैं, भरी रहती है। पता नहीं कैसे, हम तो समझ नहीं पा रहे इतनी जरा सी चीज़ में होता कैसे है, लेकिन फिर भी होता है, तो सबको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये किस में पाई जाती है? पादप और जंतु में, मतलब प्लांट्स में और एनिमल्स में। मतलब प्लांट्स की बात कर लीजिए, तो प्लांट्स जो होते हैं वो जगह पे खड़े रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो जो प्लांट्स जगह पे खड़े रहते हैं, इनमें भी पाई जाती है। इनमें एक चीज़ और पाई जाती है, इसीलिए हम प्लांट्स की बात अलग कर रहे हैं, कि प्लांट्स में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। देखो, हमने लिखा है यहाँ पे ओनली प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है कि पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, तो इनमें कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका भित्ति दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। जबकि हम लोगों में क्या होता है? हम लोगों में केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु, देखिए, जंतु का मतलब है जो भी चल सके, घूम सके, इधर उधर मुड़ सके, आगे पीछे जा सके, आ सके, मतलब हम लोग चल सकते हैं ना। तो हम लोगों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। हम लोग हुए, जानवर हुए, एनिमल्स हुए, जितने भी कीड़े मकोड़े चल सकते हैं, फिर सकते, दौड़ सकते हैं, उनमें सब में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप में भी पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है। ऑप्शन ऐसे पूछेगा कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? जंतुओं में, ठीक है, मनुष्यों में, पेड़ पौधों में, या सभी में? तो याद रखिए, कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है पेड़ पौधों में। अगर पूछा है कोशिका झिल्ली जंतुओं में, मनुष्यों में और पेड़ों में, या फिर सभी, तो कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाएगी, ठीक है। ये आपकी चीज़। अच्छा, ये बनी काहे की होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है काहे की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्लस पॉइंट है आपके पास कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है? कोशिका। कोशिका मतलब ये आप इसको कोशिका समझिए, ये आपकी क्या है? पूरी कोशिका है, ठीक। अब इसके अंदर हर चीज़ होगी, इसके अंदर ये पूरी कोशिका झिल्ली है। जैसे कोशिका होती है तो पूरी झिल्ली से बंद होगी ना, तो ये पूरी हमारी एक कोशिका है, और ये साइड इसकी झिल्ली हो गई। ये हो गई आपकी कोशिका झिल्ली। इसके अंदर सामान होगा। सामान का मतलब, जैसे अभी इसको देख लें फिर बताते हैं। कोशिका भित्ति केवल प्लांट्स में पाई जाती है, और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज का मतलब, पहले ज़माने में क्या होता था कि इंसान अगर मतलब जिससे कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था, तो कागज़ ही खा लेता था, पेट भर लेता था, और कागज़ को खा के कागज़ को पचा भी लेता था, क्योंकि कागज़ में क्या होता है? सेलुलोज पाया जाता है, ठीक। तो सेलुलोज, प्लांट्स की जो भी चीज़ें बनी होती है सब में सेलुलोज पाया जाता है। देखिए, प्लांट्स में रुई होती है, कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, तो इसमें क्या होता है? सेलुलोज पाया जाता है, ठीक। अगर इंसान खा जाता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती कि थोड़ा सा खा गया पेट में, अब जाके वो पेट को चीड़ फाड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सेलुलोज पाया जाता है, हम लोग कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। सेलुलोज का ये बना होता है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है क्या करती है? कि पेड़ों को सुरक्षा देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। किसको? पेड़ पौधों को। देखिए, ये तो हो गई कोशिका झिल्ली, जो हम पहले बात कर रहे थे, कोशिका झिल्ली है। अब कोशिका झिल्ली, इसके अंदर बहुत चीज़ें होंगी ना, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोकांडिया होगी, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन होगी, गोल्जी, मेम्ब्रेन तो यही है, गोल्जी कॉइल होगी। तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी बताएंगे इसके अंदर है। कहने का मतलब, अगर आप एक झिल्ली लो, झिल्ली, भाई कोशिका झिल्ली की बात हो रही है, अगर आप एक झिल्ली लो और झिल्ली के अंदर थोड़ा चीज़, थोड़ी धनिया, मिर्चा, हल्दी, पुदीना, सब कुछ डालो, तो एक झिल्ली के अंदर पैक कर लोगे ना, एक झिल्ली के अंदर पैक कर लोगे। तो वैसे ही हमारी एक झिल्ली है, कोशिका की बात करें, एक वो झिल्ली है, और उस झिल्ली के अंदर बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, उनके सबके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो, मार्केट में गए हो और झिल्ली में कोई चीज़ ले रहे हो, 2-4 चीज़ें डालने के बाद में पता चला उसमें 8-10 चीज़ें हो गई, तो चीज़ें भारी हो जाती हैं। और जब भारी हो जाएगी तो एक झिल्ली नहीं, हमें डबल झिल्ली लेनी पड़ती है, दोहरिया झिल्ली लेनी पड़ती है। तो जो दोहरिया झिल्ली लेनी पड़ती है वही बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये जो होती है, ये इसके ऊपर ऐसे होती है, जो डबल वाली होती है ये इसके ऊपर होती है, ये मोटी होती है, मतलब इसको मोटा करती है, ताकि ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर कुछ है तो वो निकल जाए या फट जाए, ऐसे कुछ दिक्कत ना करे। ये कोशिका भित्ति, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है बहुत हल्की, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्किन जैसी, बहुत मतलब मुलायम कोमल जैसी होती है। लेकिन प्लांट्स की ऐसी थोड़ी ना होती है, प्लांट्स थोड़ा हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, थोड़ा मतलब कठोर टाइप के होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। तो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो थोड़ा डबल होती है, मोटी होती है, और सेलुलोज की बनी होती है, और उनको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे कि वही चीज़ है कि उनकी तो इसकी बनी है। अगर जीवाणु की पूछी जाए कोशिका किसकी बनी होती है, तो पेक्टोग्लाइकोन की बनी होती है। कवक की पूछी तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में कुछ देख लीजिए, जैसे कपड़ा में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कपड़ा कॉटन से बना है, कॉटन किससे मिलती है? पेड़ से मिलती है। कपास में तो पाया जाता है। पेपर
पेड़ से ही तो पेपर न्यूज़पेपर, कागज़, अखबार सब बनाए जाते हैं, उसमें पाई जाती है। नोट, अब नोट का एग्जांपल देके पूछ लेते हैं कि नोट में पाया जाता है, तो उसमें कुछ दे देंगे कुछ दे देंगे, लेकिन एक ऑप्शन सेलुलोज का भी होगा, लेकिन इंसान दिमाग नहीं लगाएगा इतना, क्या सेलुलोज भी पाया जा सकता है? तो हाँ, नोट में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों की बात हो गई। इतना समझने के बाद आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब हमने बात करी थी माइक्रोकांडिया पे। ठीक है, नहीं अभी नहीं बात करी थी, पहले हमने बात करी थी किस पे? कोशिका झिल्ली पे, और फिर किस पे बात करी थी? कोशिका भित्ति पे। अब बात करते हैं माइक्रोकांडिया की। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया जो है इसकी खोजकर्ता कौन है? अल्टमैन है। ओके, अब देखिए माइटोकांड्रिया क्या होती है, जैसे हमारी ये कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, तो इसके अंदर एक कोशिकांग हमने बताया ना, जैसे हमारी पूरी बॉडी है तो हमारी बॉडी में आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब पाया जाएगा, वैसे ही इसके अंदर भी माइटोकांड्रिया पाई जाती है। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं? इसके अलग अलग नाम हैं। इसको एक बोलते हैं ऊर्जा ग्रह, पूछ लीजिएगा कि शरीर का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया। अगर पूछा जाए पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया। शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया। ठीक है, सबके आंसर माइटोकांड्रिया। अब देखिए होता क्या है कि माइटोकांड्रिया में हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? चलता हुआ जाता है, ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है? धीरे धीरे ऑक्सीजन को ले जाके कोशिका में पहुंचा देता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है भाई ब्लड में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन को ले जाता है और किस में दे देता है? हमारी कोशिकाओं को दे देता है, कोशिकाओं को। और कोशिका क्या करती है? कोशिका के पास हमारे पास ऑक्सीजन आ गई, तो कोशिका क्या करेगी कि ये उसको जो ऑक्सीजन मिली है वो माइटोकांड्रिया को दे देगी। ठीक है, माइटोकांड्रिया को दे देगी। अब माइटोकांड्रिया क्या करता है? एक चेन चलाता रहता है, कंटिन्यू वर्क करेगा ना भाई, बैठेगा तो है नहीं, हम हर कोई वर्क करता रहता है तभी तो हमारा शरीर चल रहा है, तो माइटोकांड्रिया कंटिन्यू वर्क करती रहती है, तो इसमें एक चक्र चलता रहता है। पेपर में पूछा गया था कि क्रेब्स चक्र क्या होता है, किसमें चलता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकांड्रिया की तरह चलाया जाता है, और ये कंटिन्यू वर्क करता रहता है। भाई ऑक्सीजन मिल रही है तो कंटिन्यू सबको दे रहा है, चला रहा है, तो माइटोकांड्रिया ये काम करता है। और जब कंटिन्यू ये काम कराता है तो उससे क्या बनता है? एटीपी बनता है। एटीपी क्या बनता है? एटीपी। जब ये चक्र चलता है, कौन सा? क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात को बताया था, इसीलिए इसको क्रेब्स चक्र कहा जाता है। जो ये क्रेब्स चक्र जब चलता है कंटिन्यू तो उससे ही एटीपी बनते हैं। ठीक, और एटीपी क्या होता है? एटीपी जब एटीपी बनता है तो उससे ऊर्जा बनती है। ऊर्जा का मतलब हमें पावर मिलती है। भाई पावर हाउस इसे कहा गया ना, तो हमें ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ काम करने के लिए, वरना हम थक न जाएं। अब देखिए होता ही है जैसे कि हम मुँह से बोल रहे हैं, अभी हमारी टंग ज़्यादा वर्क कर रही है, पैर नॉर्मल खड़े हैं, पेट, हाथ, पैर सब एकदम स्थिर है, सब कुछ स्थिर है, लेकिन हमारी टंग वर्क कर रही है। ठीक है, तो टंग ज़्यादा वर्क कर रही है, इस पर ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा देखी जाए तो हमारी टंग पे लग रही है। अब होना क्या था? अगर सबसे ज़्यादा ऊर्जा टंग पे लग रही है तो इसको बहुत ज़्यादा थक जाना चाहिए था, थक जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम थकते हैं, आप ध्यान करिएगा, जब भी हम कभी थकते हैं तो फुल बॉडी से थकते हैं। ये नहीं है कि मतलब कान हमारा थक गया है सुनते सुनते तो कान थका है, बाकी सब हम मेंटेन है, सब कुछ कराते रहो, या हमारे हाथ दोनों थक गए हैं, पेट और सर सब कुछ सही है, पैर वैर आराम से काम करो, नहीं। जब भी हम थकते हैं तो टोटल फुली एकदम टोटल थकते हैं, थोड़ा पार्ट नहीं थकता है, पूरा पार्ट थकता है। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र चलता है, उससे क्या होती है? ऊर्जा, एटीपी बनता है, और एटीपी बनने से ही क्या बनती है? एटीपी के बाद में उससे ऊर्जा बनती है, और कितनी ऊर्जा? 38 ग्लूकोज बनता है। 38 ग्लूकोज मिलके मतलब पूरी ऊर्जा बनाते हैं। ये एटीपी बनता है तब ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के बाद उसमें ऊर्जा बनती है जिससे हम टोटल अपना वर्क कर पाते हैं। मतलब एटीपी बनेगा, फिर उसके बाद में 38 ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से 38 ग्लूकोज जब बन जाता है तो हमारी ऊर्जा बनती है और हम सारा वर्क कर पाते हैं, थकते नहीं। ठीक, आगे अच्छा देखते हैं। हाँ, अगर पूछा जाए कि माइटोकांड्रिया जो है इसके अंदर की दीवार को क्या कहते हैं? अंदर की जो दीवार होती है इसको क्या बोलते हैं? ठीक, तो इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी, पेपर में एक बार पूछा गया था क्रिस्टी क्या होता है, तो जो माइटोकांड्रिया के अंदर की दीवार होती है, अंदर की परत होती है, उसे क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक, अगला देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी ये लिखा है पर जी से, तो गोल्जी बॉडी क्या होता है? इसकी खोज करता है कैमिलो गोल्जी। ओके, अच्छा ये क्या करता है? हमने शॉर्टकट में केवल बैलेंस लिख दिया। देखिए ये बॉडी को बैलेंस करता है। कैसे बैलेंस करता है? अभी वही चीज़ हम बताने जा रहे थे कि जैसे हम टंग से काम कर रहे हैं, पैर हमारे स्थिर खड़े हैं, जबकि पैर हमारे बड़े होते हैं, टंग हमारी छोटी होती है। अब हम इससे काम कर रहे हैं जबकि पैर हमारे नॉर्मल हैं, हाथ हमारे नॉर्मल हैं, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कहाँ पे चाहिए? जबान पे अपनी चाहिए, जीभ पे चाहिए। ठीक है, ताकि हम कंटिन्यू बोल पाएँ, पढ़ा पाएँ, कर पाएँ। तो क्या हुआ कि पैर तो कोई काम कर नहीं रहे, लेकिन पैर के पास ऊर्जा बहुत है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोशिका है, और जब सबसे ज़्यादा वहाँ पे कोशिका है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे माइटोकांड्रिया है, और सबसे ज़्यादा माइटोकांड्रिया है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वहीं पे बन रही है, पैरों में ही बन रही है। तो परिवहन का काम करता है कौन? परिवहन का काम करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? जहाँ जहाँ पे
मतलब जहाँ जहाँ पे कोशिका ज़्यादा है, जहाँ जहाँ से ऊर्जा बन रही है, टोटल ऊर्जा लाती है और हमारी टंग को दे देती है। हाथ से उठाई, यहाँ पे कोशिका सब है, यहाँ सब कोशिका है, ये सब हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ सबसे उठाया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा ली और आके टंग को दे दी कि भाई तुमको चाहिए ज़्यादा, तुम बोल रही हो, मुँह से बोल रही हो, टंग से बोल रही हो, तो तुम्हें टंग में ये लो, तो वो हमारी टंग को दे देगा। इससे क्या होता है, हमारी फुल बॉडी जो होती है वो बैलेंस रहती है, मेंटेन रहती है। ये नहीं होता है कि हम टंग से थके हैं, बाकी सबसे बिल्कुल फ्रेश हैं। जब हम थकेंगे तो टोटल थकेंगे। अगर ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को भाई होती है अगर कि हम यहाँ ऊर्जा बन रही, इतनी ही ऊर्जा हम यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम 5 मिनट बोलते हैं, उसके बाद हमारी टंग अपने आप शांत हो जाती है, बोल ही नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो परिवहन मतलब बैलेंस का काम क्या करता है, बैलेंस मतलब परिवहन करता है किस चीज़ का, ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का परिवहन करता है। और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है ऊर्जा को, वहाँ से ऊर्जा को उठा के वहाँ पे उसको दे देता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, वहाँ से दूसरी जगह से उठाता है ऊर्जा, जहाँ पे ज़्यादा बन रही है वहाँ से उठा के उसको दे देता है। मान लो ये पैर है और ये आपके मान लो आँख है, और आँख से आप पढ़ रहे हो, ज़्यादा ज़रूरत है अब आँखों को, कानों को सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये हाथ हैं, ये पैर हैं, तो इनसे क्या करेगा, ऊर्जा उठा के ऊर्जा इनको दे देगा। भाई इनको भी ज़्यादा ज़रूरत है और ये हाथ पैर में ज़्यादा सेल्स हैं तो ज़्यादा वर्क होता है, ठीक है। तो ये परिवहन का काम और बैलेंसिंग काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं रसधानी। रसधानी मतलब इसको बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जल संग्रह होता है। कहते हैं कि बॉडी में कितना ब्लड कितना पाया जाता है, पानी। सब जानते हैं कि 80%, 70%, 60%, मतलब अलग अलग बताया जाता है जब ब्लड की बात होती है, जब सेल्स की बात होती है। तो देखिए मान के चलो 80% हमारे 60%, 65%, इसमें 65% कहेंगे, ठीक है। तो 65% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। अब कोई इंसान ये सोचेगा कि इतना पानी शरीर में, मतलब इतना पानी शरीर में होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में पानी पानी है। तो पानी शरीर में नहीं होता है, पानी शरीर में, पेट के अंदर पानी उतना ही होता है जितना हम पीते हैं। दिन में 2 लीटर पिया है तो वो है, बाकी तो निकल जाता है थोड़ा बहुत टॉयलेट के द्वारा, लेकिन जितना बच जाता है वही हमारी बॉडी में पानी रह जाता है, ठीक है। बाकी जो हमारी सेल्स होती हैं इनमें रसधानी होती हैं, ठीक है, रसधानी होती है, और रसधानी में सारा पानी भरा रहता है। भाई कोशिका होती हैं, इनमें सब में सारा पानी भरा रहता है अंदर, ऐसा नहीं कि ये सूखी हैं, इनको ही पानी की और नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सारा पानी कौन कवर करके रखता है, वैक्यूल्स, इनके अंदर भरा रहता है। और बाकी जो है केवल जल संग्रह का काम करती हैं। और अगर इनमें जल कमी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सूखा सूखा हो जाता है शरीर, एकदम स्किन बेकार लगने लगती है और मतलब अजीब सा रहता है। और जिनके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, इसका जो सेल्स भरी रहती हैं पानी से, उनके शरीर में एकदम चमक जैसी बनी रहती है। आप देख लीजिए, मतलब खुद को देखिए कि अगर पूरा दिन आप एलोवेरा लीजिए, कुछ लीजिए और शरीर पे लगाइए, तो वहाँ का आपकी तो त्वचा होगी थोड़ी निखरी और चमकी हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पानी आराम से जा रहा है सेल्स में और वो खिल के बाहर निकल पा रही हैं। लेकिन जिनको नहीं मिल पाता है उनके सेल्स धीरे धीरे सूखने लगते हैं, क्योंकि उनमें पानी की कमी होने लगती है। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, कुल मिला के सेल्स में पानी की कमी ना हो। ठीक, आज के लिए केवल इतना ही। हमने 5 चीज़ें आपको बताई हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और राजधानी, 5 चीज़ों के बारे में बताया है। अभी 5 से 6 चीज़ों के बारे में और बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम इसकी भी नेक्स्ट वीडियो और लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और हाँ प्लीज़ यार, लोगों को शेयर जरूर कर दिया करो तुम लोग। अगर एक बार देखा करो, समझ में आया करे तो स्टेटस पे डाल दिया करो, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दिया करो। और हाँ, जो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच।